Hello everyone, welcome you all in our free online learning platform Let's Study India। आज की वीडियो में हम राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, क्या उसका फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम क्या होता है? हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें कई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, कई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और भी बहुत से होते हैं। उसमें एक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें तो मान लीजिए कोई सेल है, उसका न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, इस सेल का न्यूक्लियस है, इससे लगा हुआ एक ऐसी मेम्ब्रेन दिखेगी हमें। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखेंगे तो इसमें होगा कुछ सरफेस इसकी बहुत स्मूथ सी दिखेंगी और कुछ सरफेस ऐसी दिखेंगी जैसे ये क्या है, रफ दिखेंगी, इसमें कुछ दाने दाने से ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये जो दानेदार स्ट्रक्चर हमें दिखता है यही कहलाता है राइबोसोम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसके आगे R लगा देते हैं। R से राइबोसोम नहीं, R से रफ। और इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहीं जिस पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो राइबोसोम जो होता है वो यहीं पे प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ये कुछ जनरल बातें हैं जो हमें आज से नहीं, हम क्लास 9 से क्लास 8 से ये बातें जानते आ रहे हैं। 8-9 से ही हम ये चीज़ जान रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो सेल होता है, सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसमें एक सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका सरफेस जो है वो रफ दिखता है, थोड़ा खुरदुरा दिखता है, इसलिए हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। और वो खुरदुरा क्यों दिखता है, क्योंकि उस पर राइबोसोम अटैच रहता है और इस राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक, अब कहानी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी अलग पढ़ेंगे पढ़ेंगे इसी चीज को, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो राइबोसोम क्या होता है? अ राइबोसोम इज एन इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोथ RNA एंड प्रोटीन। राइबोसोम क्या है? एक इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर है, मतलब सेल के अंदर का एक स्ट्रक्चर है, मेड ऑफ बोथ RNA एंड प्रोटीन, जो दोनों का बना होता है, RNA और प्रोटीन का। ठीक है, क्या है? राइबोसोम एक इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर है जो किसका बना होता है? RNA और प्रोटीन का बना होता है। एंड इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने बताया इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये राइबोसोम ही वो साइट है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है सेल में। ठीक, राइबोसोम क्या है?
एक इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर है जो आरएनए और प्रोटीन का मिलके बना होता है, और ये वो साइट होता है जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। The ribosome reads the messenger RNA mRNA sequences and translate that genetic code into the specific string of amino acids। अब ये राइबोसोम क्या करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो हमने पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमने कहा कि एक mRNA की स्ट्रैंड बनी, ठीक। उस mRNA की स्ट्रैंड जो होगी वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में जाएगी। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होने के बाद हमें एक RNA की स्ट्रैंड मिल जाएगी, और इस RNA की स्ट्रैंड को हम कहते हैं मैसेंजर RNA। क्यों? क्योंकि ये अपने में कुछ मैसेज, कुछ इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, और किसके रूप में कर रहा है? नाइट्रोजनस बेस के रूप में कर रहा है। जो इस पे सीक्वेंसेस, बेस सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे, जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा, उसके रूप में क्या हो रहा है, ये मैसेज कैरी कर रहा है, इसलिए इसको हम मैसेंजर आरएनए बोल रहे हैं। और राइबोसोम क्या करेगा? हमको पता है कि राइबोसोम क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो राइबोसोम यहां आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहां आके राइबोसोम अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद वो इस mRNA पे चलेंगे, ठीक है। मतलब अलोंग दिस स्ट्रैंड ये जाएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, इस कोड को रीड करता जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स बनाता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे रीड करके एक अमाइनो एसिड बनाया, फिर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, ऐसे करते करते अमाइनो एसिड्स की एक चेन बनाता जाएगा, ठीक। राइबोसोम क्या है? एक इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर है जो आरएनए और प्रोटीन का मिलके बना है, और मिलके बना है आरएनए प्रोटीन का, और काम क्या करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस का। कैसे सिंथेसिस का काम करता है? ये क्या करता है? एमआरएनए के सीक्वेंसेस को रीड करता है, उनको ट्रांसलेट करता है, ठीक है, और अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, which grow into long chains that fold to form a protein। और क्या करेगा? जितना वो रीड करता जाएगा उतने अमाइनो एसिड्स बनते जाएंगे, फिर वो अमाइनो एसिड्स आपस में फोल्ड होकर के किसका फॉर्म कर लेंगे? प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये है राइबोसोम, कि राइबोसोम होता क्या है, ठीक। हमको पता चला राइबोसोम क्या होता है, एक इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर है जो आरएनए और प्रोटीन दोनों का मिलके बना है, और ये वो साइट है जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है सेल में। राइबोसोम जो करता है, मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को रीड करता है और उसको ट्रांसलेट करता है जेनेटिक कोड में इनटू स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑफ अमाइनो। मतलब जैसा जेनेटिक कोड होगा वैसा ही वो अमाइनो एसिड बनाएगा, और जब ढेर सारे अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे तो वो आपस में जुड़ करके, आपस में फोल्डिंग करके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हमने कहा था कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो लास्ट में देखिए प्रोटीन की सिंथेसिस वो कर ले रहा है, ठीक। ये हो गया राइबोसोम। यहां पे लिखा हुआ है राइबोसोम इक्वल्स टू आरएनए प्लस प्रोटीन। राइबोसोम जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। जितना आरएनए होगा उतना प्रोटीन होगा, ठीक है। राइबोसोम किससे मिलके बना है? आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक। अब चलिए आ जाते हैं इसकी कुछ डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात कर रहे हैं तो एक साइंटिस्ट हैं जॉर्ज ई पैलाडे। जॉर्ज ई पैलाडे में 1953 में first person who observed a dense particle in the cytosol of animal cell under the electron microscope। जॉर्ज ई पैलाडे जो है, यही वो पहले इंसान हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एक एनिमल सेल के साइटोसोल में एक डेंस पार्टिकल देखा। इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे डेंस सा एक पार्टिकल साइटोसोल में है, ठीक। सबसे पहले इसको देखा किसने? जॉर्ज ई पैलाडे ने। और क्या देखा कि एनिमल सेल के साइटोसोल में एक डेंस पार्टिकल है, और सबसे पहले इन्होंने देखा, जॉर्ज ई पैलाडे ने देखा, इसीलिए इनके नाम पे हम इसको क्या कहने लगे? इस डेंस पार्टिकल को हम कह दिए पैलाडे पार्टिकल। राइबोसोम को पहले क्या कहा जाता था? पैलाडे पार्टिकल। क्यों पैलाडे पार्टिकल कहा जाता है? क्योंकि इसको सबसे पहले जिन्होंने देखा था उनका नाम था जॉर्ज ई पैलाडे। 1953 में एनिमल सेल के साइटोसोल में इन्होंने एक डेंस पार्टिकल देखा और उसको नाम दे दिया गया उनके नाम पे, पैलाडे पार्टिकल्स।
बाद में 1958 में एक साइंटिस्ट आते हैं रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। इन्होंने क्या किया, इसको एक नाम दिया और वो नाम क्या था, राइबोसोम। तो अगर पूछता है कि सबसे पहले किसने देखा था, तो जॉर्ज ई पैलाडे ने। लेकिन राइबोसोम नाम कौन दिया था, तो राइबोसोम नाम दिए हैं रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने। ठीक, पैलाडे के लिए उसको क्या नाम दिया गया था, पैलाडे पार्टिकल्स ही कहा गया था। फिर आते हैं टिसर्स एंड जेडी वॉटसन 1958 फर्स्ट आइसोलेटेड राइबोसोम फ्रॉम ई कोलाई। ये वो पर्सन हैं जिन्होंने ई कोलाई में से सबसे पहले राइबोसोम को आइसोलेट किया था, अलग किया था। ठीक है, ये वो पर्सन हैं, इसमें इन्होंने सबसे पहले देखा था एनिमल सेल के साइटोसॉल में, इन्होंने उसको नाम दिया कि राइबोसोम नाम रखते हैं इसका, और ये लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले किसी भी राइबोसोम को आइसोलेट किया था। और किस में से आइसोलेट किया था, ई कोलाई में से आइसोलेट किया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। राइबोसोम क्या होता है ये देख लिया, किसने डिस्कवरी करा ये भी जान लिए। अब थोड़ा इसके अकरेंस के बारे में जानते हैं कि ये कहां कहां पाया जाता है। ठीक, इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम्स अकर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें हम, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्रीली राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कोई उनका स्पेसिफिक कन्फाइंड एरिया नहीं होता, वो साइटोप्लाज्म में ही पड़े रहते हैं। ठीक, इन यूकैरियोट सेल्स द राइबोसोम आइदर अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म or remains attached to the outer surface of the membrane of endoplasmic reticulum। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ऐवे ही पड़े रहेंगे, लेकिन वहीं अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो ये भी हो सकता है कि वो साइटोप्लाज्म में भी पड़े रहें। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस से या आउटर मेम्ब्रेन से ये अटैच्ड हों। जो मैंने बताया कि मान लीजिए ये आपका हो जाएगा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके आउटर सरफेस पे ये ऐसे राइबोसोम्स अटैच होंगे। या तो वो ऐसे अटैच हो सकते हैं या तो वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बाकी देखते हैं द ईस्ट सेल, लिम्फोसाइट्स, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू, एम्ब्रियोनिक नर्व सेल्स एंड द कैंसरस सेल्स कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स। ईस्ट सेल या लिम्फोसाइट की बात करें, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू, एम्ब्रियोनिक नर्व सेल्स या कैंसरस सेल्स, ये ऐसे सेल्स हैं जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। इन सेल्स में राइबोसोम्स के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, राइबोसोम्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, विच ऑफन अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन सेल्स के साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में वैसे ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, ये कुछ ऐसे सेल हैं जिसमें राइबोसोम्स के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं और ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में ही एवं ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, फिर देखते हैं सेल सच एज द पैनक्रियाटिक सेल, प्लाज्मा सेल्स, हिपैटिक पैरेन्काइमल सेल्स, निजल्स बॉडीज, चीफ सेल्स ऑफ द ग्रैन्युलर स्टमक, थायराइड ग्लैंड एंड द मैमरी ग्लैंड सेल्स। Ribosomes remains attached with the membrane of endoplasmic reticulum। मैम इतना नाम, आपको जितने एग्जाम्पल्स याद होंगे आप उतने ही याद करो। सुना है ना, पढ़ा समुंदर भर का लिख के आया चुल्लू भर का। तो जरूरी नहीं कि हम जितना पढ़ते हैं हमें पूरा याद ही रहता है, पूरी चीजें याद नहीं रह सकती हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए अपने नोट्स में डालने की, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए पढ़ने की, ताकि एग्जाम में अगर आप 10 लाइन पढ़ के गए हो तो 3 लाइन भी लिख के आओगे तो कुछ तो मिलेगा। पता चला 3 ही लाइन लिख के आओ, 2 लाइन भूल ही गए तो 1 ही लाइन याद रहनी है। इसलिए थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे तो कम याद रहेगा तो भी चलेगा। ठीक, तो हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे हमने कुछ सेल्स को देखा, जैसे ईस्ट सेल थे, लिम्फोसाइट्स थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे, एम्ब्रियोनिक नर्व सेल्स थे, कैंसरस सेल्स हैं। इनके पास राइबोसोम ज्यादा नंबर में होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें
cell such as the pancreatic cell, plasma cell, hepatic parenchymal cells, Nissal's body, chief cells of the glandular stomach, thyroid gland and the mammary gland, ये सारे जो सेल्स होते हैं इनमें जो राइबोसोम्स होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। या आप एक लैंग्वेज में ये भी बात कर सकते हैं कि वो सेल्स जिसमें एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो सेल्स में राइबोसोम्स कहाँ होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होंगे। ठीक, ऐसे सेल्स जिसमें एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म होती है उसमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहते हैं। बाकी प्रोकैरियोट्स की बात करें तो एवं ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल हमने देख लिया। ठीक, ये रही बात अकरेंस की। अब देखते हैं मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ राइबोसोम। हमने कहा कि सबसे पहले ई कोलाई में से राइबोसोम को आइसोलेट किया गया। ठीक है, 1958 में सबसे पहले राइबोसोम को जब आइसोलेट किया गया तो वो ई कोलाई में से किया। तो आइसोलेट होता कैसे है राइबोसोम? ठीक है, क्या करेंगे, जाएंगे ऐसे फोर्सेप लगाएंगे, पकड़ेंगे, खींच लेंगे बाहर? नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्या होता है, द राइबोसोम्स आर यूजुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। कैसे होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। घर पे मिक्सर का जार रहता है, उसमें मसाले डालते हैं, घुमा देते हैं, ग्रर करता है, मसाला तैयार। यहाँ पे भी क्या होता है, सेल्स को निकालिए, ठीक है, ट्यूब में डालिए, सेंट्रीफ्यूगेशन पैलेट जो होता है उसमें सेट करिए। स्पीड कितनी होती है वो सब अलग अलग स्पीड होती है, उस हिसाब से अलग अलग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग मशीन होते हैं। उसको सेंट्रीफ्यूज करा दीजिए और राइबोसोम जो है वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक, तो राइबोसोम को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम द सेल? सेल से, किसी सेल से राइबोसोम निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को फॉलो करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होगा, राइबोसोम जो होगा हमारा वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ द राइबोसोम इज एक्सप्रेस्ड द स्वेडबर्ग यूनिट, दैट इज एस यूनिट। बार बार हम पढ़ेंगे कि हाँ 70S राइबोसोम होता है, 80S राइबोसोम होता है, 70S में दो अलग अलग होते हैं, 50S राइबोसोम होता है, 30S राइबोसोम होता है, इसमें अलग अलग होते हैं, 60S राइबोसोम होता है, 40S राइबोसोम होता है। तो S S S S S, व्हाट इज दिस S? ये जो S S S पढ़ते आ रहे हैं हम, ये S होता क्या है? ये S जो होता है इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में S से लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है राइबोसोम का, विच वी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म इन स्वेडबर्ग यूनिट, दैट इज S यूनिट। ओके, और आइसोलेट कैसे करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम राइबोसोम्स को आइसोलेट करते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स की। हमने बात करा, सारी बातें करा हमने कि राइबोसोम क्या होता है, उसकी डिस्कवरी किसने की, उसका काम क्या होता है, कैसे उसको आइसोलेट करेंगे। तो अब जो है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम आपको बता दें कि दो टाइप्स के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S को राइबोसोम को हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी कहते हैं और 80S राइबोसोम्स को हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स भी कहते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू द साइज एंड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, क्या हो रहा है कि साइज के बेसिस पे और उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, जो S स्वेडबर्ग यूनिट थी, साइज के बेसिस पे और उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, उसके बेसिस पे दो टाइप्स के राइबोसोम्स को देखा गया। फर्स्ट वन इज 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। द 70S राइबोसोम्स are comparatively smaller in size and have sedimentation coefficient 70S। 70S राइबोसोम की बात करें तो ये कंपैरेटिवली छोटा होता है, किसके कंपैरेटिवली, 80S राइबोसोम के कंपैरेटिवली। 80S के कंपैरेटिवली जो 70S राइबोसोम होता है वो छोटा होता है और इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होता है, वो होता है 70S। ठीक,
The molecular weight of 70S ribosomes are 2.7 into 10 to the power 6 डाल्टन। छोटा होता है, पता चल गया। इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होता है? 70S होता है। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 70S राइबोसोम्स का, वो कितना होता है? 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 70S का? 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन। अब ये होते कहाँ है? दे अकर इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ये किसमें? 70S राइबोसोम जो है वो किसमें पाया जाता है? एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इनमें पाया जाता है। एंड ऑल्सो इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो पाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स के भी कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, 70S क्या है? 70S जो है वो कंपैरेटिवली 80S से छोटा होता है। ठीक, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 70S और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक, डाल्टन। उसके बाद इसकी बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज, बैक्टीरियाज, इन सब में। इसके अलावा ये यूकैरियोट्स के कुछ ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा होता है? वो 70S राइबोसोम होता है। ठीक, सेकंड बात कर लेते हैं 80S राइबोसोम्स की। पहला क्या था? 70S। दूसरा 80S। पहला टाइप 70S, दूसरा टाइप 80S। अब इस 80S के बारे में जान लेते हैं। The 80S ribosomes have the sedimentation coefficient of 80S। जैसे 70S राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या था? 70S। उसी तरीके से 80S राइबोसोम्स का जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो 80S है। ठीक, ये 70S से कंपैरेटिवली लार्ज होता है, मतलब 70S से थोड़ा बड़ा होता है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 80S राइबोसोम्स इज 40 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन। वो छोटा था, 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन। ये 40 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन है। द 80S राइबोसोम्स अकर इन यूकैरियोटिक सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब ये किस में पाया जाता है 80S? ये यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट और एनिमल्स के यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, उन्हीं में ये, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाया जाता है। ठीक, क्लियर इतना? आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक तो नॉर्मल चीज़ ये हो गई कि हाँ, दो टाइप्स के होते हैं 70S और 80S। 70S जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में पाए जा रहे हैं और यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जा रहे हैं। 80S जो है वो यूकैरियोट्स में ही पाया जा रहा है। उसका वेट 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन है। इसका वेट जो हो रहा है 40 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन है। अब क्या है? द राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर ऑलवेज स्मॉलर देन 80S। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर देन 80S साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स एंड आर कंपेरेबल टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स इन बोथ साइज एंड सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स। हमने कहा कि 70S को हमने कहा कि वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है और वो और यूकैरियोट्स में कहाँ पाया जा रहा है? तो वो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप ही राइबोसोम पाया जा रहा है तो उसका काम भी तो उसी की तरह होगा। उसके स्ट्रक्चर की बात कर ले या उसके फंक्शन की बात कर ले, उसके साइज की बात कर ले, तो वो उसी की तरह, भले ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये किसी यूकैरियोट का है, बट इसके अंदर जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक है, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, मतलब जो 80S राइबोसोम है उससे छोटा होगा और इसकी जो भी चीज़ें होंगी वो किससे मैच करेंगी? वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, मतलब 70S राइबोसोम से मैच करेंगी, चाहे वो साइज की बात कर ले, चाहे एंटीबायोटिक से सेंसिटिविटी की बात कर ले उस केस में। ठीक है? Although their sedimentation values varies in different phyla, अलग
अलग फाइला में इनकी सेडिमेंटेशन वैल्यूज अलग अलग होंगी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ही है तो उस हिसाब से इनको 70s होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग फाइला में इनकी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होगा, जो उसमें 70s था, इसमें वैरी करेगा। तो किसमें क्या होगा ये देख लेते हैं। जैसे 77s इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ फंजाई, अगर किसी फंजाई की माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होगा, 77s होगा, ठीक। 60s इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमल्स, कोई मैमल्स का अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होगा, 60s होगा। एंड 60s इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एनिमल्स, और कोई एनिमल भी है तो उसका भी माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा, उसका जो राइबोसोम होगा, उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होगा, 60s ही होगा। द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर 70s टाइप्स, लेकिन वही जो क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम होगा वो 70s टाइप का ही होगा, ठीक है। क्लियर इतनी चीज। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम होता है वो 80s से छोटा होता है, और इसका साइज और इसकी सेंसिटिविटी जो होती है एंटीबायोटिक्स की वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की तरह होती हैं। भले इनका सेडिमेंट, भले ये प्रोकैरियोटिक की तरह हैं, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो फाइला वाइज, जैसे अलग अलग फाइला में वैरी करती हैं। जैसे हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया फंजाई का है तो 77s, मैमल्स का है तो 60s, एनिमल्स का है तो वो भी 60s, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो 70s टाइप का ही होता है, ठीक। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स की। द राइबोसोम्स आर ऑब्लिक स्टेरॉयड स्ट्रक्चर ऑफ 150 to 250 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। जो राइबोसोम है वो ऑब्लिक स्टेरॉयड स्ट्रक्चर, मतलब चिपटा अंडाकार, अंडाकार स्ट्रक्चर होगा, बट कैसा होगा, वो चिपटा होगा, एक चिपटा सा अंडाकार स्ट्रक्चर होता है इसका, ऑफ 150 to 250 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर, और उसका डायमीटर कितना होता है, 150 से लेके 250 तक का डायमीटर उसका, एंगस्ट्रॉम डायमीटर उसका हो सकता है। मतलब 150 से लेके 250 के बीच में कोई भी डायमीटर उसका हो सकता है। राइबोसोम इज पोरस, हाइड्रेटेड एंड कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। कोई भी राइबोसोम होता है, पहली बात कि वो पोरस होगा, मतलब उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होंगे, हाइड्रेटेड होगा मतलब मॉइस्चर होगा, एंड कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। चाहे 70s राइबोसोम हो चाहे 80s राइबोसोम हो, दोनों के 2-2 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक। वन राइबोसोमल सब यूनिट इज लार्ज इन साइज एंड हैज अ डोम लाइक शेप, ठीक है। एक राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है वो लार्ज होता है। मैंने कहा कि हर राइबोसोम के 2-2 सब यूनिट्स होंगे, उसमें एक जो होगा वो लार्ज होगा और दूसरा जो होगा वो स्मॉल होगा। तो जो लार्ज होगा वो कैसा होगा, डोम लाइक शेप होगा उसका, ठीक है। अदर राइबोसोमल सब यूनिट इज स्मॉलर इन साइज, दूसरा राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो छोटा होगा साइज में, एंड अकरिंग अबव द लार्जर सब यूनिट। वो क्या करेगा, जो लार्जर सब यूनिट है, जैसे मान लीजिए कि ये लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का, ये इसके ऊपर ऐसे आएगा और फॉर्मिंग अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। मान लीजिए कि ये लार्जर सब यूनिट है, इसके ऊपर एक आ रहा है ऐसे, और एक उसके ऊपर आके अटैच होके कैप लाइक स्ट्रक्चर वो बना ले रहा है, ठीक। स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑब्लिक स्टेरॉयड शेप का होता है, और इसके डायमीटर की बात करें तो वो 150 से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर हो सकता है। राइबोसोम पोरस होता है, हाइड्रेटेड होता है और 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो इसकी राइबोसोम्स की जो बड़ी जो सब यूनिट्स होती हैं वो डोम शेप की होती हैं, और इसकी जो दूसरी सब यूनिट होती है वो स्मॉलर होती है, और वो क्या करती है, लार्जर सब यूनिट के ऊपर आकर के जुड़ती है और कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। लगता है कि उस पर टोपी ऐसा लग गया, ठीक है। The 70s ribosome consists of 2 subunits, namely 50s and 30s.
मैंने कहा जैसे मान लीजिए दो टाइप्स के थे 70s 70s और एक था 80s। ठीक, तो 70s की बात कर रहे हैं। हमने कहा कोई भी राइबोसोम होगा वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होगा। तो चाहे अब ये 70s हो चाहे अब ये 80s हो, ये दोनों क्या करेंगे, दो दो सब यूनिट से मिलके बनेंगे। ठीक, दोनों क्या करेंगे, दो दो सब यूनिट से मिलके बनेंगे। तो 70s की बात कर रहे हैं तो ये भी दो सब यूनिट से मिलके बना है। एक इसकी सब यूनिट है 50s और दूसरी इसकी सब यूनिट है 30s। 70s दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 50 और 30। ठीक, द 50s राइबोसोमल सब यूनिट इज लार्जर। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये 50 है तो ये लार्ज होगा और ये क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक, 50s जो होगा ये लार्ज होगा, 30s इज द स्मॉलर सब यूनिट। जो पहला 50वां है राइबोसोमल सब यूनिट जो लार्ज साइज का है, इसका साइज कितना होता है 160 to 180 एंगस्ट्रॉम। The 50s ribosomal subunit is larger in size, वो साइज में लार्ज है, and has the size of 160 एंगस्ट्रॉम to 180 एंगस्ट्रॉम। 160 से लेके 180 एंगस्ट्रॉम तक की उसकी साइज हो सकती है। फिर बात करते हैं 30s वाले की। The 30s ribosomal subunit is smaller in size। पहले तो ये स्मॉलर होता है, छोटा होता है साइज में, and occurs above the 50s, और हमको पता है 50s के ऊपर पाया जाता है जैसे कि एक टोपी हो, एज अ कैप लाइक। ठीक, ये हो गई 70s की बात। 70s दो पार्ट में टूटा है, 50s 30s। 50s जो होता है वो लार्जर होता है, 30 वाला जो होता है वो स्मॉलर होता है। बड़ा वाले की साइज क्या होगी 160 से 180 एंगस्ट्रॉम तक की, और छोटा वाला जो होगा वो उसके ऊपर टोपी की तरह आकर के लग जाएगा, जुड़ जाएगा, या वहीं पे टोपी की तरह प्रेजेंट होता है। अब सेम यही बात हम कर लेते हैं 80s का। तो ये भी दो सब यूनिट्स होंगे इसके भी, तो ऐसे दो बना लेते हैं। अब कौन कौन से दो सब यूनिट्स हैं, तो एक होगा 60s और दूसरा होगा 40s। तो जो बड़ा है नंबर वो लार्जर सब यूनिट होगा और जो छोटा है वो स्मॉलर सब यूनिट होगा। ठीक, the 80s ribosomes also consist of two subunit, namely 60s and 40s। बना दिया 60s and 40s। The 60s ribosomal subunit is dome shape, ये भी बड़ा है और डोम शेप का ही होगा, और 40s जो है वो छोटा होगा। ठीक, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ATS और ये 40s हो गया, लार्जर स्मॉलर। ठीक है, the 60s ribosomal subunit is dome shape and larger in shape. The 40s ribosomal subunit is smaller in size and occurs above the 60s subunit। जैसे उसमें हो रहा था 50 के ऊपर 30 था, उसी तरीके से इसमें भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि बड़े वाले के ऊपर छोटा वाला होगा, और छोटा वाला कैसे होगा, ऐसा लगेगा कि कैप लाइक स्ट्रक्चर वो बना रहा है। ठीक, both the subunits remain separated by a narrow cleft। ऐसा नहीं है कि बड़ा वाला है उसके ऊपर छोटा वाला आके जुड़ रहा है तो एकदम चिपक गया। ठीक, ये दोनों एक नैरो क्लेफ्ट से सेपरेटेड रहते हैं, पूरी तरीके से नहीं जुड़ते हैं, बस ऐसे प्रेजेंट हैं, लेकिन एक नैरो क्लेफ्ट है जिससे ये क्या कर रहे हैं, सेपरेटेड है, उतनी जगह है जिससे वो अलग अलग हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसको एक बार 70s मान लीजिए। अगर इसको 70s मान लेते हैं इस पूरे राइबोसोम को, तो ये आपका 50s हो जाएगा। लग रहा है SOS लिख दिया। ये आपका 50s हो जाएगा और ये आपका 30s हो जाएगा। ठीक, और ये देखिए इसके ऊपर जुड़ जा रहा है, एक कंप्लीट राइबोसोम बना ले रहा है। और देखिए पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा सा क्लेफ्ट है, बीच में खाली है। वहीं अगर इसको हम 80s कंसीडर कर लेंगे कि हाँ ये 80s है तो 80s हो जाएगा, तो ये लार्जर सब यूनिट है तो 60 हो जाएगा, ये स्मॉलर है तो 40s हो जाएगा।
ठीक, ये ऐसा ही होता है, दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर एक स्मॉलर, और दोनों जाकर के जुड़ जाते हैं तो एक कंप्लीट राइबोसोम बन जाता है। ठीक, the two ribosomal subunits remains united with each other due to high concentration of magnesium ion। जो दोनों सब यूनिट हैं राइबोसोम्स के, वो रिमेन्स यूनाइटेड विथ ईच अदर, अगर वो साथ में यूनाइटेड हैं, एक जगह पे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो किसकी वजह से जुड़े हुए हैं? मैग्नीशियम आयन की वजह से जुड़े हैं। अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन हाई है, अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन हाई है, तो जो सब यूनिट्स होंगे वो यूनाइटेड होंगे, यूनाइटेड सब यूनिट्स। ठीक, क्या कह रहे हैं हम? द टू राइबोसोमल सब यूनिट्स, जो दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, रिमेन्स यूनाइटेड विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से यूनाइटेड हैं ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। किसकी वजह से? मैग्नीशियम आयन के हाई कंसंट्रेशन की वजह से। तो कहने का मतलब है कि अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है तो जो दोनों सब यूनिट्स हैं वो आपस में यूनाइटेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ठीक, when the concentration of magnesium ion reduces in matrix, और जैसे ही मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन हम कम कर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी वजह से दो लोग हैं, मैं उनको दो लोगों को जोड़ के रखी हूँ, तो जब मैं उनको जोड़ के जबरदस्ती रखी हूँ तो जैसे ही मैं हटूंगी वो भी अलग अलग हो जाएंगे। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है तो दोनों सब यूनिट आपस में यूनाइटेड हैं, लेकिन वही अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन मैट्रिक्स में कम कर दिया जाए, बोथ राइबोसोमल सब यूनिट्स गेट सेपरेटेड, तो दोनों जो राइबोसोमल सब यूनिट यूनाइटेड थे वो अलग अलग हो जाएंगे, वो क्या करेंगे? सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। Actually, in bacterial cell, the two subunits are found to occur freely in the cytoplasm। अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें, जो दोनों सब यूनिट्स हैं, The two subunits are found to occur freely in the cytoplasm, तो वो साइटोप्लाज्म में ऐसे freely रहते हैं, and they unite only during the process of protein synthesis। और वो जुड़ती कब है? सिर्फ और सिर्फ जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करनी होती है तभी वो आकर के जुड़ते हैं। मैग्नीशियम आयन का खेल ये है कि मैग्नीशियम आयन अगर ज़्यादा होगा तो दोनों सब यूनिट्स आपस में यूनाइटेड होंगे, अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है तो दोनों सब यूनिट्स सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और अगर बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो दोनों सब यूनिट्स को हम तभी जोड़ते हुए देखेंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस का काम करना होगा, तब वो आकर के यूनाइट हो जाएंगे। ठीक, at high concentration of magnesium ion in the matrix, the two ribosomes called monosomes become associated with each other and known as dimer। डाई मतलब टू, मोनो मतलब एक। तो जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन जब मैग्नीशियम आयन का मैट्रिक्स में है, तो जो दोनों राइबोसोम्स हैं वो आपस में आकर के जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, और इसको हम कहेंगे, इसने क्या बना लिया? एक डाइमर फॉर्म बना लिया, जिसमें दो मोनोसोम्स दो मिल करके डाइमर बना ले रहे हैं। Further, during protein synthesis, many ribosomes are aggregate due to common messengers RNA and form a पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम। और इसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे जब दो मिल रहे हैं आकर के, तो उसको हम डाइमर कह रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे क्या हो रहा है? ढेर सारे राइबोसोम्स जो हैं वो आपस में आकर के जुड़ रहे हैं, वो एग्रीगेट हो रहे हैं एक कॉमन mRNA पे, एक कॉमन मैसेंजर RNA पे, और वहां पे जो कंडीशन हो रही है उसको हम कह रहे हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स। जब दो आए तो उनको हम क्या कह रहे हैं? डाइमर। जब दो से ज्यादा आ गए, ढेर सारे आ गए, तो हम उनको कहते हैं पॉलीजोम्स। ढेर सारे कौन आए? राइबोसोम्स, तो पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। ठीक, जैसे ये देखिए, एक 40S सब यूनिट है, एक 60S सब, मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन हो रहा है तो दोनों आपस में जुड़ के एक 80S राइबोसोम बना ले रहे हैं, और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो दो जब जुड़ रहे हैं तो 120S हो गया, मतलब एक डाइमर बन गया, और फिर और ढेर सारे आ जाएंगे तो एक पॉलीराइबोसोम्स हमें देखने को मिल रहा है, मतलब एक mRNA की स्ट्रैंड होगी, उसके आजू बाजू, उसके अगल बगल या उस पे ढेर सारे राइबोसोम्स इकट्ठा हुए जब हमें दिखने लगेंगे तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स की कंडीशन है। अब बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की।
राइबोसोम्स के केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। द राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। मैंने पहले ही कहा, फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि राइबोसोम इक्वल्स टू, मैंने लिखा था आरएनए प्लस प्रोटीन। तो क्या है कि राइबोसोम जो है वो केमिकली किससे कंपोज्ड होता है, आरएनए एंड प्रोटीन से, एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी राइबोसोम्स का क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन होता है। बोथ द RNA and the protein occurring approximately in the equal proportion in smaller as well as larger subunit। एक स्मॉलर सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है। तो देखा जाए तो ऐसा लगता है कि लगभग दोनों का प्रपोर्शन जो है वो बराबर है। किन दोनों का प्रपोर्शन बराबर है, आरएनए का और प्रोटीन का। ठीक, केमिकल कंपोजिशन की, हम राइबोसोम के केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। एक राइबोसोम जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन दो से मिलकर बना होता है, चाहे उसकी लार्जर सब यूनिट हो चाहे उसकी स्मॉलर सब यूनिट हो। दोनों में ऐसा देखने को मिलता है कि लगभग, एकदम एग्जैक्टली नहीं, लगभग दोनों का प्रपोर्शन, आरएनए और प्रोटीन दोनों का प्रपोर्शन जो है वो सेम है। ठीक, however the 70S ribosomes contains more RNA 60 to 40% than the proteins 36 to 37%। बल्कि जो 70S ribosomes होता है उसमें जो होता है RNA को कहते हैं थोड़ा ज़्यादा है, 60 से 40% के लगभग है, वहीं प्रोटीन को कहते हैं 36 to 37% है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि दोनों का कंसंट्रेशन या प्रोपोर्शन जो होता है वो बराबर होता है। एग्जाम्पल, द राइबोसोम ऑफ ई कोलाई कंटेन्स 63% ऑफ rRNA एंड 37% ऑफ प्रोटीन। एक ई कोलाई का जो राइबोसोम होता है उसमें 63% ऑफ rRNA होता है, बाकी जो 37% बच रहे हैं वो R प्रोटीन होते हैं। rRNA मतलब राइबोसोमल RNA और वहीं R प्रोटीन मतलब राइबोसोमल प्रोटीन। ठीक, द ATS राइबोसोम्स कंटेन लेस RNA। ATS राइबोसोम में RNA थोड़ा कम होता है, 40 to 44% देन द प्रोटीन्स। इसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, कितने होते हैं, 60 to 56% प्रोटीन्स होते हैं। और देयर इज नो लिपिड कंटेन इन राइबोसोम। राइबोसोम में लिपिड नहीं होता है कहीं भी, लिपिड का बात नहीं है, लिपिड कहीं भी राइबोसोम्स में नहीं होते हैं। क्या होते हैं, आरएनए और प्रोटीन। आरएनए कौन सा, rRNA, प्रोटीन भी जो होगा वो R प्रोटीन मतलब राइबोसोमल प्रोटीन ही होगा। ठीक है, अब हमने कहा कि राइबोसोमल आरएनए होता है और राइबोसोमल प्रोटीन होता है। तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, द 70S राइबोसोम्स कंटेन 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। जो 70S राइबोसोम होता है इसके पास 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। कौन कौन से, 23S आरएनए, 23S rRNA, 16S rRNA एंड 5S rRNA। ठीक, एक 70S राइबोसोम जो है उसके पास 3 टाइप के राइबोसोमल आरएनए होते हैं। कौन कौन से, 23, 16, 5। ठीक, कौन कौन से हैं, 23, 16, 5। 23, 16, 5 याद कर लीजिए। ये rRNA जो राइबोसोमल आरएनए है वो 70S राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। ठीक, द 23S एंड द 5S rRNA अकरिंग इन द लार्जर। अब देखिए, एक तो हमें पता चल गया कि 23, 16, 5 पाए जा रहे हैं और हम कहते हैं कि ये जो 70S होता है ये दो होता है, एक 50S मतलब एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट 30S। ये 3 जो हैं ये टोटल की बात हो गई कि ओवरऑल 70S में ये 3 पाए जाते हैं। अब इनमें से कोई 50S में होगा, कोई 30S में होगा। तो 50S में कौन कौन से हैं, 23 और 5S। 23 और 5S जो होते हैं वो लार्जर सब यूनिट में, जो राइबोसोमल की लार्जर सब यूनिट मतलब जो 50S सब यूनिट है उसमें प्रेजेंट होता है, और जो 16S है वो किस में होता है, स्मॉलर वाले सब यूनिट में मतलब जो 30S वाला सब यूनिट है उसमें प्रेजेंट होता है। द 23 rRNA कंसिस्ट ऑफ 3300 न्यूक्लियोटाइड्स।
ये जो 23S आरएनए है इसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो 3300 न्यूक्लियोटाइड इसके पास होते हैं। और जो 16S आरएनए होता है उसके पास 1650 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और जो 5S आरएनए होता है उसके पास 120 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक, राइबोसोमल आरएनए की बात कर रहे थे हम, तो 70S में 3 तरीके के राइबोसोमल पाए जाते हैं, 23, 16, 5। ठीक, तो उसमें से 23 और 5 जो होते हैं वो लार्जर सब यूनिट मतलब 50S में होते हैं। 16 जो होता है वो स्मॉलर सब यूनिट मतलब 30S में होता है। 23 वाला जो आरएनए है उसके अंदर देखें तो 3300 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। 16 वाले के अंदर देखें तो 1650, और अगर 5S वाले के अंदर हम देख रहे हैं तो 120 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जा रहे हैं। ठीक, ये राइबोसोमल आरएनए जो था वो 70S का हो गया। अब वही सेम काम हम 80S का करते हैं। तो 80S में टोटल कितने कितने पाए जाते हैं, 80 है 28, 18, 5 एंड 5.8, 8, 8, 8, 18, 28, 5.8, एक्स्ट्रा में एक क्या है 5S। ठीक, 28, 18 और 5.8। 80S की बात कर रहे हैं तो जिसमें 8, 8, 8, 8 आ रहा है वो हो गया। ठीक है, तो जिसमें 28, 18 और 5.8, और एक एक्स्ट्रा कौन सा है 5S। उसमें 3 था 70S में, इसमें 4 हैं। 4 में कौन से है 28, 18, 5.8 और एक 5। ठीक, तो 28S and 28S, 5S and 5.8S RNA occurs in larger subunit मतलब 60। इसके भी 2 सब यूनिट्स थे 60 और 40। तो इसमें क्या हो रहे हैं 28S, 5S और 5.8S जो हैं वो इसमें पाए जा रहे हैं, और एक इकलौता जो है 18S जो है वो स्मॉलर वाले में पाया जाता है। एक बात ध्यान दिया आपने, 70S को भी जब हमने पढ़ा तो उसमें टोटल 3 थे, जिसमें से जो 2 जो थे वो लार्जर में थे और स्मॉलर में सिंगल था। इसमें भी देखिए 4 हैं तो 3 लार्जर में चले गए हैं, जो स्मॉलर है वो अकेला सिंगल वाले मतलब स्मॉलर वाले में प्रेजेंट है। ठीक, तो टोटल कौन 4 है, जिसमें से 3 60 में है और एक क्या है 40 में है। 40 में कौन सा है 18। अगर आपको सारा नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक जो है अकेला 18 वाला जो है वो अकेला है, वो स्मॉलर में प्रेजेंट रहेगा, बाकी जो बचेंगे उनको लार्जर में लिख देना। ठीक, द 18S rRNA occurs in the smaller 40S ribosome subunit. The 28S rRNA has molecular weight 1.6 into 10 to the power 6 डाल्टन। जो 28S rRNA है उसका molecular weight कितना होता है 1.6 into 10 to the power 6 डाल्टन। Its molecules is double stranded and having nitrogenous base in pairs। 28S rRNA जो है इसके जो molecules होते हैं वो double stranded होते हैं एंड हैविंग नाइट्रोजनस बेसेस इन पेयर। इनके नाइट्रोज जब डबल स्टैंडर्ड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके नाइट्रोजनस बेस जो होंगे वो पेयर्स में होंगे। ठीक, The 18S rRNA has the molecular weight 0.6 into 10 to the power 6 डाल्टन। 23S जो था वो क्या था इसका 18S जो है ये 0.6 into 10 to the power 6 डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और इसके अंदर 2100 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 5S rRNA हैज अ क्लू लीफ शेप एंड अ लेंथ इक्वल्स टू 120 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, एक लीफ की शेप की तरह होता है और इसका जो लेंथ होता है वो किसके इक्वल होता है 120 न्यूक्लियोटाइड्स के बराबर। 5.8S rRNA की बात करें तो इज द इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द 28S rRNA। ये जो 5.8S rRNA होता है ये 28S rRNA के साथ एसोसिएट होता है molecules and has therefore been referred to as a 28S associated ribosomal RNA। इसीलिए हम ये 28 के साथ बहुत इंटीमेटली मतलब बहुत अच्छी से एसोसिएट होता है, बहुत अंदर तक जुड़ा होता है, इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं, और वो नाम क्या है 28S एसोसिएटेड राइबोसोम RNA। ये किसका नाम है 5.8S का है। क्या नाम है 28S एसोसिएटेड, 28 से एसोसिएट है तो उसी से एक नाम बन गया 28S एसोसिएटेड राइबोसोम RNA, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं 28SA RNA। ठीक,
ये थोड़ा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं। लार्जर सब यूनिट मतलब ये 70s, ठीक, ये 70s हो गया। ये लार्जर सब यूनिट जिसमें 5s RNA और 23s पर प्रेजेंट है। ये स्मॉलर यूनिट जिसमें 16 प्रेजेंट है। ये 80 का हो गया लार्जर 60s, स्मॉलर 40s जिसमें 5s, 5.8s और 28s। और ये 5.8s जो है यहाँ पे, ये इस 28s से इंटीमेटेड एसोसिएट रहेगा, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा 18s, ठीक। देखिए, एक 70s है, 50s में जो 2 सब यूनिट्स बने इसके, और 30s, ठीक। इसमें अलग अलग हो जाएंगे। 5s RNA जिसका 120 न्यूक्लियोटाइड, 23s RNA जिसका 2900 न्यूक्लियोटाइड, और 30s में जो होता है 16s RNA जिसके पास इतने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उसके बाद हम 80s की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। स्मॉल लार्जर सब यूनिट 60s और स्मॉलर सब यूनिट 40s, जिसमें लार्जर सब यूनिट्स के पास 3 RNA थे, 5s, 28s एंड 5.8s, और इसमें था 18s RNA अलग से था, ठीक है। तो ये था राइबोसोमल अब प्रोटीन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।